गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का सेकेंड टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन? तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन? चेंज इन स्टेट। अगर किसी भी केमिकल प्रोसेस में स्टेट का चेंज होता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का है। चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने जो बताई है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट से फिजिकली एंड केमिकली क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अगर फिजिकली नहीं डिफरेंट है तो केमिकली 100% उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? पूरी तरह से अलग होनी चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि ये जो आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के, किसी एक ही रिएक्शन में 5 के 5 लग सकते हैं। हो सकता है कि एक ऐसा रिएक्शन हो जिसमें एक ही प्रॉपर्टी लगे। हो सकता है आपका एक ऐसा रिएक्शन हो जिसमें आपका स्टेट ही चेंज नहीं हो रहा है, कलर ही चेंज नहीं हो रहा है, गैस भी नहीं इवैल्यूएट हो रहा है, बट जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से कंप्लीटली क्या है? आपका अलग है। किस नेचर में? केमिकली डिफरेंट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। इसीलिए मैंने ये बात लिखी है, 6 पॉइंट बहुत ध्यान से देखना है। प्रोडक्ट ऑलवेज डिफर टू द रिएक्टेंट इन केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के बेसिस पे जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट से हमेशा क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। चाहे इसमें से 5 बातें एक ही रिएक्शन में हो रहा हो, चाहे इनमें से 5 बातों में से कोई एक प्रॉपर्टी हम लोग उसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हो सकता है कोई भी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नोट वाला पॉइंट तो 100% हो रहा होगा कि प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट से कंप्लीटली क्या होना चाहिए? डिफर होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, सपोज कर हमने एक सोल्यूशन लिया किसी भी रिएक्टेंट का, उसको एक बी रिएक्टेंट में हमने दोनों को मिलाया और मेरा एक नया प्रोडक्ट बना सी। तो हमको देखना है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए हमको क्या बातें ध्यान देनी है कि ये जो सी बना है वो ए और बी से पूरी तरह से क्या होना चाहिए? डिफर होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपका ये डिफर है, डिफर तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ इस 5 में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी या 5 में से 5 प्रॉपर्टी हो सकता है इस रिएक्शन पे क्या हो? आपका एप्लीकेबल हो। अगर ऐसा हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन नहीं है। जैसे हमने कहा कि भाई हमारे पास आइस है और इस आइस हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है और इसको हमने हीट किया और हमारा ये क्या हो गया? मेल्ट हो गया। जब आइस मेरा मेल्ट हुआ तो हमको क्या मिला? वाटर मिला। वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। आपने देखा यहाँ आइस सॉलिड फॉर्म में था, वाटर लिक्विड फॉर्म में था, तो यहाँ स्टेट का चेंज हुआ है। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रॉपर्टी तो आपका यहाँ हो रहा है, चेंज इन स्टेट। पर जो ये बात मैंने बताई कि प्रोडक्ट ऑलवेज डिफर टू द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट से अलग होना चाहिए। इस बात को ऑब्जर्व करने के लिए मुझको आइस और वाटर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर हम आइस का फॉर्मूला लिखते हैं, केमिकल नेचर लिखते हैं, तो H2O है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन का एटम है, सॉलिड फॉर्म में है। इसको जब आपने मेल्ट किया तो हमको वाटर मिला, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, लिक्विड फॉर्म में है। स्टेट तो चेंज हो रहा है, बट यहाँ कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज हो रहा है। और अगर कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो आपका ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। केवल स्टेट का चेंज होना या गैस का इवोल्यूशन होना, कलर का चेंज होना, टेम्परेचर का चेंज होना, प्रेसिपिटेट का बनना ही केवल केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि जो हमारा प्रोडक्ट बने वो आपके रिएक्टेंट से केमिकली क्या होना चाहिए? आपका डिफर होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, ऐसे भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं जिस केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। और या हो सकता है कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जिसमें हम किसी एक प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर रहे हो, 2 प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर रहे हो, 3 प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हो सकता है कि 5 के 5 प्रॉपर्टी को हम केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे पास लेड नाइट्रेट है। क्या है बेटा? लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है? आपका कलरलेस। लेड नाइट्रेट कैसा होता है? कलरलेस। आपका एक कंपाउंड है जिसका फिजिकल स्टेट क्या होता है बेटा? सॉलिड होता है। इसको हम हीट करते हैं, हीट का सिंबल है, इसको एनर्जी देते हैं। मतलब मैं रिएक्शन को एनर्जी दे रहा हूं, कहीं एनर्जी जा रही, कहीं एनर्जी इन हो रही है। और जहां जिस प्रोसेस में एनर्जी इन होती है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक।
मतलब हो क्या रहा है कि मैंने एक रिएक्टेंट को एक कंटेनर में लिया है और नीचे से उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। मतलब जो रिएक्टेंट था पहले से कुछ ठंडा था, जब मैंने उसको हीट दिया या उसने सराउंडिंग से हीट लिया तो सराउंडिंग के हीट को उसने क्या कर लिया बेटा, एब्सॉर्ब कर लिया। तो उसका टेम्परेचर, पहला बात तो ये हो रहा है कि यहां टेम्परेचर क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी तो हम लोग यहां ऑब्जर्व कर लिए कि केमिकल में आपका इस रिएक्शन होने से पहले या रिएक्शन होने के स्टार्ट में ही क्या होने लग रहा है, आपका चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद ये जो मेरा लेड नाइट्रेट है पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमको सॉलिड फॉर्म में लेड ऑक्साइड मिलेगा, गैस फॉर्म में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और हमको ऑक्सीजन गैस भी मिलेगी। तो दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि ये मेरा जो रिएक्टेंट था सॉलिड था और जो मेरे प्रोडक्ट बने उसमें सॉलिड भी है और क्या है, आपका गैस भी है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, इवैल्यूएशन ऑफ गैस। तो यहां गैस भी इवैल्यूएट हो रहा है इस रिएक्शन में। एक और केमिकल प्रॉपर्टी लग रही है इवैल्यूएशन ऑफ गैस। उसके साथ देखते हैं कि मेरा जो लेड नाइट्रेट है वो कलरलेस था और जो मेरा लेड ऑक्साइड है बेटा ये येलो कलर का एक कंपाउंड है। दिस इज द येलो कलर ऑफ कंपाउंड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गैस है जो ब्राउन कलर की फ्यूम बनाते ही गैस बाहर निकल के आएगी। और आपको पता है ये कलरलेस होता है। ऑक्सीजन गैस जो होता है आपका क्या होता है, कलरलेस होता है। इस तरह से आप देखेंगे जो कलरलेस मेरा लेड नाइट्रेट था उसने सॉलिड फॉर्म में येलो कलर के क्या बनाया, आपके लेड ऑक्साइड बनाया और उसके अंदर से गैस निकली जो ब्राउन कलर की है। तो एक और केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन कलर। तो कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इवैल्यूएशन ऑफ गैस हो रहा है और एक और काम हो रहा है आप जिसको देख रहे हो, ये सॉलिड था, ये प्रोडक्ट भी सॉलिड है और प्रोडक्ट में कुछ गैसियस मॉलिक्यूल भी है। तो एक और बात हो रही, क्या हो रहा है, आपका स्टेट चेंज हो रहा है। और इन सब चारों के साथ साथ एक बात और हो रही है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से पूरी तरह से केमिकली क्या है, आपका डिफर है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी को एक रिएक्शन में ऑब्जर्व कर सकते हैं, सारी प्रॉपर्टी को एक रिएक्शन में ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी एक प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सारी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तब तक इसको नोट करें बेटा और हम वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो हम लोग पहली केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट क्या होता है, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन का ऐसा टाइप या केमिकल रिएक्शन की ऐसी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच स्टेट ऑफ प्रोडक्ट विल चेंज। ऐसा प्रॉपर्टी किसी भी केमिकल रिएक्शन का जिसमें केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का स्टेट क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन स्टेट कहते हैं। अब देखिए हमने कार्बन लिया, कार्बन कोयला लिया, किसी भी फॉर्म में ले लिया कार्बन और इस कार्बन का आप क्या करा रहे हो, कंबसन करा रहे हो। आप सबको पता है कि जो कार्बन मेरा रिएक्टेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है उसका जिसका कंबसन करा रहे हैं, जिसको जला रहे हैं, बर्निंग करा रहे हैं, वो हमारा जो कार्बन है वो सॉलिड फॉर्म में। सबको पता है दिस इज इन देयर फिजिकल स्टेट, जिसका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। और जब इसका कंबसन या बर्निंग कराते हैं तो हमको प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और हमको बहुत सारे अमाउंट में क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो इसमें आपने ऑब्जर्व क्या किया, जो मेरा रिएक्टेंट था सॉलिड फॉर्म में, वो रिएक्टेंट किस फॉर्म में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में आ रहा है। तो प्रोडक्ट मेरा गैस फॉर्म में है और ये प्रोडक्ट पूरी तरह से रिएक्टेंट से कंप्लीटली केमिकली क्या है, आपका डिफर बिहेवियर कर रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, उसके साथ साथ दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल टू चेंज इन स्टेट। उसके साथ हम लोग देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं बेटा, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, बहुत ज्यादा हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे इसको, तो हमको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और साथ में एक गैस निकलेगी जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें ऑब्जर्व करिए कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में था, जो मेरा प्रोडक्ट बना उसमें कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में, लेकिन एक प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है, आपका गैस फॉर्म में है। तो इसमें जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक गैस फॉर्म में, एक सॉलिड फॉर्म में है, और इसमें आपका प्रोडक्ट का जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन भी होते हैं बेटा कि वो केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में रखे जाते हैं, बट उसमें कोई भी स्टेट का चेंज नहीं हो रहा होता। जैसे मैंने मैग्नीशियम ले लिया,
एक मैग्नीशियम रिबन है सॉलिड फॉर्म में, और इस मैग्नीशियम रिबन को मैंने जलाया। जलाने के लिए, कंबसन के लिए हमेशा ऑक्सीजन होना बहुत कंपलसरी है, और जब इसको मैंने जलाया तो मुझको मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर फॉर्म में मिल गया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि मेरा जो मैग्नीशियम है वो भी सॉलिड फॉर्म में था, और जो मेरा प्रोडक्ट बना वो भी सॉलिड फॉर्म में है, मतलब रिएक्टेंट भी सॉलिड फॉर्म में है, प्रोडक्ट भी सॉलिड फॉर्म में है, कोई भी स्टेट चेंज नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या है, जब हम कुछ भी जलाते हैं तो हमको कुछ अमाउंट में क्या निकल के आता है, हीट निकल के आता है। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। टेम्परेचर चेंज हो ही रहा है 100%, लेकिन यहाँ स्टेट का कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी केमिकल रिएक्शन इसलिए है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो केमिकल नेचर है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से पूरी तरह से डिफर बिहेवियर कर रहा है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होंगे जिसमें कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो 6 बात मैंने बताई, छठी बात जो मैंने बताई है कि प्रोडक्ट ऑलवेज केमिकली डिफर टू द रिएक्टेंट, ये हमेशा एप्लीकेबल होना चाहिए, चाहे कोई केमिकल प्रॉपर्टी आपका एप्लीकेबल हो चाहे एप्लीकेबल ना हो। अब हम लोग देखते हैं, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका एक बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि वाई मैग्नीशियम रिबन, क्वेश्चन बनता है वाई मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग। कहता है क्वेश्चन कि आपका मैग्नीशियम रिबन को हम साफ क्यों करते हैं। सपोज करो ये रिबन है और इस रिबन को मैं जलाने जा रहा हूं, जलाने के लिए मुझको इसको साफ करने की क्या जरूरत है। और इधर पूछा जाए कि वाई मैग्नीशियम रिबन नॉट बर्न इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जलता क्यों नहीं है। या क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नीशियम रिबन जब इसको जलाते तो डिजिलिंग लाइट क्यों प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं मैग्नीशियम के ऊपर। तो इसको साफ करने का रीजन, मतलब सपोज करो इसको मुझको जलाना है, इसको साफ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अगर इसको साफ कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके ऊपर कुछ आकर डिपॉजिट हो गया होगा। अगर इसको साफ कर देंगे तो हम जलाएंगे, तो सेम यही कहानी हो रहा है बेटा कि मेरा मैग्नीशियम रिबन है, उसको कंबसन से पहले हम इसको क्लीन कर रहे हैं सैंड पेपर के साथ। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो हम लोग इसको समझते हैं। मैग्नीशियम आपको एक रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल जो, अगर रिएक्टिव मेटल ऐसे मेटल होते, सपोज करो रिएक्टिव मेटल का मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे सोडियम आपका एक रिएक्टिव मेटल है, हाईली डेंजरस बेटा, बहुत ज्यादा डेंजरस है, हाथ में लोगे हाथ जल जाएगा, किसी कंटेनर में रखोगे कंटेनर में आग लग जाएगी, पानी में फेंक दोगे पानी में आग लग जाएगी, मुंह में डाल दोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा मुंह। तो समझ सकते हो कितना डेंजरस है आपका सोडियम मेटल। उसी तरह से मैग्नीशियम भी आपका रिएक्टिव मेटल होता है। मैग्नीशियम को हम क्लीन क्यों करते हैं बिफोर बर्निंग, उसका रीजन मैं समझाता हूं। मैग्नीशियम को जैसे आपने एटमॉस्फेयर में लाया, उसको जलाने के लिए जैसे रखा, वो कंबसन करने से पहले बेटा ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। कौन ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन सारे मेटल मैग्नीशियम के एक रिबन में n नंबर ऑफ मेटल हो सकते हैं, मतलब 1 मैग्नीशियम एटम कंटेन 6.02 to 10⁻23 एटम या एलिमेंट। तो हम सबको पता है कि आपका बहुत सारे मैग्नीशियम के एटम है इस रिबन के अंदर। तो इस सरफेस के जो मैग्नीशियम एटम होंगे, सरफेस के मैग्नीशियम एटम, दे कैन रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ दिस मैग्नीशियम रिबन। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है, इस सरफेस के, इसके सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बना लेंगे बेटा, लेयर बना लेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेंगे। इसीलिए जब हम इस मैग्नीशियम रिबन का कंबसन कराएंगे तो कंबसन कराने से पहले मुझको इस मैग्नीशियम रिबन को पूरी तरह से क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, ताकि इसके ऊपर का मैग्नीशियम ऑक्साइड हट जाए। पहली बात तो ये समझनी है। दूसरी बात समझनी है कि एक काम और हो सकता है कि ये मैग्नीशियम तुरंत रखा, तुरंत मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया एटमॉस्फेरिक से। या कुछ लोग क्या करते कि भाई मैंने एक रिबन लिया, उसको लंबे समय तक रख दिया, जब मुझको जलाना होगा तब मैं जलाऊंगा। तो जब लंबे समय तक रख दिया तो क्या होगा, पहले स्टेप में हुआ रहा होगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले। दूसरा, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा आपके एटमॉस्फेयर के वाटर मॉलिक्यूल, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर में वाटर होगा, उस वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा होगा। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फाइनली आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेगा। और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट भी इसी मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो हम तुरंत जाए मैग्नीशियम एकदम नया रिबन लाए,
फिर भी इसको क्लीन करें, क्योंकि तुरंत आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सरफेस पे लेयर बन जाता है, और अगर लंबे समय तक हम रख देते हैं तो उसके सरफेस पे मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर बन जाता है। तो या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बनेगा प्रोटेक्टिव लेयर, या मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रोटेक्टिव लेयर बनेगा। इसी लेयर को रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग से पहले क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, अगर हम क्लीन करने के बाद मैग्नीशियम को लिया, ये क्लीन मैग्नीशियम है जिसके सरफेस को मैंने सैंड पेपर से साफ कर दिया है, और अगर इस मैग्नीशियम रिबन को एक कैंडल में के नीचे हम लोग रखते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, जलाते हैं, तो जलाएंगे तो हमारा वही रिएक्शन होगा जो वहां हो रहा है। लेकिन यहां कंबशन में जब हो रहा है तो यहां मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है सॉलिड, ये किस फॉर्म में बेटा, पाउडर है, और पाउडर का कलर क्या है, व्हाइट पाउडर है। और जब जलेगा, जब ये जलेगा तो एक डिजिलिंग क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो आपका कहीं भी डिजिलिंग लाइट प्रोड्यूस करता हुआ बर्निंग हो रहा है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है बेटा कि वहां मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आफ्टर कंबशन जो बनेगा वो किस फॉर्म में, सॉलिड पाउडर फॉर्म में बनेगा। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट करिए। तो हम लोग दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। तो मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो टेम्परेचर का कैसे चेंज हो रहा है, या तो प्रोडक्ट जब बन रहा है तो प्रोडक्ट गर्म होगा, या तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ठंडा होगा। मतलब प्रोडक्ट जो बन रहा है, रिएक्टेंट ठंडा है, प्रोडक्ट गर्म है, तो चेंज इन टेम्परेचर। प्रोडक्ट गर्म है और रिएक्टेंट ठंडा है, या रिएक्टेंट गर्म है, प्रोडक्ट ठंडा है, तो इस तरह से टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग चेंज इन टेम्परेचर कहेंगे। चेंज इन टेम्परेचर आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एक को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सो, EX मीन्स एग्जिट, एग्जिट होना, कुछ बाहर आना। अगर कहीं लिखा है एग्जिट मतलब वहां से बाहर निकलना है। और थर्मिक मतलब होता है हीट, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकल के आए, मतलब जो मेरा प्रोडक्ट है वो गर्म हो थोड़ा सा, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस इन विच हीट लिबरेटेड, द प्रोसेस इन विच हीट इवॉल्व, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट बाहर निकल के आता है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। और उसके अपोजिट एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक में क्या हमने बताया, द प्रोसेस इन विच हीट एब्जॉर्ब, EN मतलब होता है इन कहीं लिखा है मतलब अंदर आना, और थर्मिक मतलब होता है हीट, हीट एनर्जी का अंदर आना। हीट एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एंडोथर्मिक कहते हैं। तो जहां एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, उसको एंडोथर्मिक कहेंगे, और जहां हीट बाहर निकल के आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक कहेंगे। तो ये दो प्रोसेस है चेंज इन टेम्परेचर में, उसमें वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को हमने डिफाइन किया, हमने कहा द प्रोसेस इन विच हीट इवॉल्व, द प्रोसेस इन विच हीट लिबरेटेड, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट लिबरेट हो या इवॉल्व हो उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें कुछ लोग मिलके एक नया कुछ बना रहे हो, ऐसे मतलब कंबाइंड होके, कॉम्बिनेशन मींस कंबाइंड होके, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें कुछ कंबाइंड होके नया एक बन रहा है, ये सब प्रोसेस मेरा क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। जैसे हमने कार्बन लिया, ऑक्सीजन के साथ इसका कंबसन कराया, कार्बन का कंबसन कराया, जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, और बहुत सारे अमाउंट में हमको क्या मिली, हीट मिली, एनर्जी मिली। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। और हम लोग एक्सोथर्मिक देखते हैं, हमने हाइड्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस लिया, इन दोनों को कंबाइंड करके हमने वाटर बनाया, तो यहां भी कुछ ना कुछ अमाउंट में आपका हीट बाहर निकल के आ रहा है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। साथ में हमने एसिड लिया, हमने बेस लिया, एसिड में लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस में लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो देखिए आपका क्या बनेगा बेटा, यहां से सॉल्ट बन जाएगा NaCl, और साथ में हमको मिलेगा वाटर, और साथ में कुछ अमाउंट में आपका एनर्जी बाहर निकल के आएगी। एनर्जी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है।
कम होगी तो हम फील नहीं कर सकते हैं, ज्यादा होगी तो हम इसको फील कर सकते हैं। तो एनर्जी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ऑल आर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक नहीं होता बेटा, एंडोथर्मिक होता है। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो एंडोथर्मिक होता है वो हम एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है? नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइंड हो रहा है और मेरा प्रोडक्ट बन रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, और इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में हीट बाहर नहीं निकल रही है, हीट क्या हो रही बेटा? एब्जॉर्ब हो रही, हीट एब्जॉर्ब हो रही, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक ना होने के बाद किस प्रोसेस में जा रहा है? ये प्रोसेस में जा रहा है एंडोथर्मिक। तो आप इसको एग्जांपल एंडोथर्मिक में लिख सकते हो। यहां मैंने इसलिए बताया क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन तो एक्सोथर्मिक है, बट एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है। इसको नोट करिए, मैं एंडोथर्मिक प्रोसेस आपको समझाता हूं। तो हम लोग दूसरा प्रोसेस देखते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? ऐसा प्रोसेस या ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ठंडा है। हो सकता है कहीं टेम्परेचर बहुत चेंज हो रहा है तो प्रोडक्ट पूरा टच करने पे आपको उसकी फील आ रही है, और कहीं ऐसा बहुत माइन्यूट से चेंज हो रहा है बट चेंज जरूर हो रहा है टेम्परेचर का। तो एंडोथर्मिक हमने बताया जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं, मतलब जितने भी रिएक्शन के अंदर, जितने भी प्रोसेस के अंदर किसी हम रिएक्टेंट को तोड़ते हैं, तो रिएक्शन को तोड़ने के लिए हमेशा कुछ सम अमाउंट में एनर्जी हमको क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है। तो ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा। जैसे आपने कॉम्बिनेशन में एक एक्सेप्शन पढ़ा, यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहां पूरी तरह से एकदम करेक्ट बात है कि ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। सारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। संगमरमर का जो पत्थर है उस पत्थर का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए हम सम अमाउंट में एनर्जी उसको क्या करेंगे? देंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। तो हम उसको कुछ एनर्जी देंगे तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, तो हमको मिलेगा प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्विकलाइन कहते हैं। यही तो चूना है आपका। और साथ में मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां आपने एक डीकंपोजिशन रिएक्शन देखा। आपको मैंने स्टार्टिंग में एक रिएक्शन दिखाया था लेड नाइट्रेट, जो कलरलेस था। तो लेड नाइट्रेट का जब डीकंपोजिशन कराते हैं, इसको सम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं बेटा, तो हमको लेड ऑक्साइड मिलता है जो येलो कलर का सॉलिड था। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल के आती है जो ब्राउन कलर की गैस थी, और साथ में कलरलेस ऑक्सीजन गैस निकल के आता है। तो इस प्रोसेस में भी हमको हीट क्या करना पड़ रहा है? देना पड़ रहा है, एनर्जी देनी पड़ रही है। ये एग्जांपल है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको इसके बारे में पूछा गया है। ये फेरस सल्फेट है, FeSO4। फेरस सल्फेट को जब डिकम्पोज किया जाएगा, जब तोड़ा जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, तो सम अमाउंट में हीट उसको भी देनी पड़ेगी। तो हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा Fe2O3, साथ में दो गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम लोग लेते हैं HgO, ये मरकरी का ऑक्साइड है। मरकरी का ऑक्साइड है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको भी डिकम्पोज करने के लिए सम अमाउंट में हमको हीट देनी पड़ेगी, और जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो मरकरी ऑक्साइड का मरकरी लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, और साथ में निकलेगा ऑक्सीजन गैस। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इस प्रोसेस में आपका हीट क्या होता है बेटा? एब्जॉर्ब होता है। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी, इसको नोट करिए। फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं डेली लाइफ के। एग्जांपल देखते हैं आपके डेली लाइफ के, एक्सो एंड एंडोथर्मिक के। आप देखिए रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन मीन्स सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में हम लोग रिस्पायरेशन मतलब समझते हैं कि ऑक्सीजन का लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड के निकालना। नहीं भाई, ऐसा कोई मशीन थोड़ी ना हमारी बॉडी। अगर मशीन है भी तो ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कुछ तो हो रहा होगा ना अंदर, कि हम दे रहे हैं ऑक्सीजन और निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से आपको रिस्पायरेशन में देखना है, फोटोसिंथेसिस में देखना है कि रिस्पायरेशन में होता क्या है। रिस्पायरेशन में जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हमारे ब्लड सेल के अंदर जाता है, और जो कुछ भी हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लूकोज फॉर्म में हमारे ब्लड के अंदर जाता है। तो ब्लड के अंदर कौन गया बेटा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज गया, जिसका फॉर्मूला C6H12O6।
और हमने रिस्पिरेशन इनहेल करके हमने ऑक्सीजन अंदर लिया, ये ऑक्सीजन भी हमारा कहां गया, ब्लड के अंदर गया। ब्लड के अंदर जाएगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगा, कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीजन जब ग्लूकोज मिलेगा तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज का कंबसन कराएगा। और ग्लूकोज का कंबसन कराएगा तो कौन कौन सी गैस मिलेगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, साथ में हमको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और बहुत सारा एनर्जी बाहर निकल के आएगा। किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऐसा रिएक्शन, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट बाहर निकल के आता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक। और लास्ट ईयर 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि एनर्जी जनरेट करता है। तो जो ब्लड सेल है, ब्लड सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये सेलुलर प्रोसेस हो रहा होगा और एनर्जी बाहर निकल के आ रही। इसी एटीपी का यूटिलाइज हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में करती है। ये जो प्रोसेस हो रहा है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंबसन, बट ये स्लो कंबसन का प्रोसेस है, मतलब ये तुरंत नहीं होता, बहुत धीरे धीरे होता है, बट होता जरूर है। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी बाहर निकल के, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी बाहर निकल के आते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, एक्सप्लेन रिस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो आपको यही बताना है, ठीक है ना। दूसरा हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये कहां होता है, प्लांट के अंदर जो ग्रीन पार्ट होता है, प्लास्टिड, वहां होता है। इसको भी 9th क्लास में पढ़ा है आपने पढ़ा है कि प्लास्टिड इज द किचन हाउस ऑफ सेल। जहां कुछ बन रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्लास्टिड के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें आपका लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो कैसे हो रहा फोटोसिंथेसिस देखते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना जरूरी है, वाटर का होना जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गैस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके बनाते हैं बेटा C6H12O6, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, और साथ में हमको मिलता है ऑक्सीजन गैस। तो ये ऑक्सीजन गैस मिल रहा है, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। बट ये रिएक्शन इस तरह से जैसे मैंने लिख दिया ऐसे सिंपली नहीं होती है। ये रिएक्शन होता कहां है, प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल के अंदर होता है। फिर भी रिएक्शन नहीं होगा। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको, हमारे पास क्या होना जरूरी है, सनलाइट होना जरूरी है। मतलब हम इसमें लाइट एनर्जी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो यहां हम लोग लाइट एनर्जी दे रहे हैं, तो यहां हमने लिखा सनलाइट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब हो, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप एग्जाम में पूछा जाए, एक्सप्लेन द फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो आपको लिखना है थोड़ा बहुत जो उसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद ये रिएक्शन जरूर लिखना है। रिएक्शन प्रूव करेगा कि फोटोसिंथेसिस मेरा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसको नोट करिए। अगला इफेक्ट हम लोग देखते हैं। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं, चेंज इन कलर। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का कलर कुछ और हो और प्रोडक्ट का कुछ कलर कुछ और बन के आता है, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन कलर कहते हैं। तो कैसे कलर चेंज हो रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। हमने लिया कॉपर सल्फेट, जो ब्लू कलर का होता है। इस कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन बनाया, मतलब कॉपर सल्फेट लाया, पानी में डाला और उसमें कुछ आयरन के पार्टिकल्स को हम लोग डाल देते हैं। कुछ आयरन का पाउडर बनाते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। आयरन का पाउडर डालने के बाद क्या हो रहा है बेटा, ये आयरन इस कॉपर को यहां से हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, और हटाने के बाद एक नया प्रोडक्ट बन रहा है FeSO4, और कॉपर बाहर निकल के जा रहा है। मतलब हो क्या रहा होगा कि ये जो मेरा ब्लू कलर है, इस आयरन के पाउडर को डालने के बाद थोड़े समय के बाद धीरे 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 ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा और एक नया कलर बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन कलर। ये थोड़ा लाइट ग्रीन कलर का होता है, हल्का ग्रीन कलर का बनेगा। तो ये ब्लू कलर ग्रीन कलर में चेंज हो जा रहा है। इसका क्या मतलब है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कलर चेंज हो रहा है। दूसरा हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड का कलरलेस
हमने एक सोल्यूशन बनाया एक्वस, उसके अंदर क्लोरीन गैस को हमने क्या किया, पास किया। जब हमने क्लोरीन गैस को पास किया तो हमने देखा कि आयोडीन के वेपर निकल रहे हैं और जो वायलेट कलर के, आयोडीन के वेपर तो हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जो कलरलेस पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन था, उस सोल्यूशन में जब क्लोरीन गैस पास करते हैं तो उसके ऊपर से एक गैस निकलती है, वेपर निकलते, भाप निकलता है, और जो भाप निकल के आएगा किस कलर का होगा, वायलेट कलर का होगा। तो यहां भी आपका चेंज कलर हो रहा है। और आपने एक प्रीवियस एग्जांपल भी पढ़ रखा है लेड नाइट्रेट का, जो आपका लेड नाइट्रेट कलरलेस था और आपको येलो और ब्राउन कलर के कंपाउंड मिल रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट का कलर कुछ और प्रोडक्ट का कलर कुछ और बनता है। इसको नोट करिए, अगली प्रॉपर्टी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ गैस। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका किसी न किसी गैस का इवैल्यूएशन हो रहा है, गैस बाहर निकल के आ रहा है। अगर हमारा वो एक्वस में है या लिक्विड मीडियम में, तो जब भी गैस निकल के आएगा बाहर की तरफ निकल के आएगा। दो बातें जानते हैं, दो गैस के बारे में खूब सारा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, पॉप साउंड क्या होता है, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ओपन करते हैं ना बेटा, धप धप की आवाज आती है, एक साथ आवाज आती है, तो जो जैसी आवाज आती है उसी साउंड को हम लोग पॉप साउंड कहते हैं। तो जब किसी भी रिएक्शन में या किसी भी प्रोसेस में ऐसा पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है तो उस साउंड का निकलना मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल के आ रही है। या अगर एक और साउंड होता है, आप इनो देखे होंगे, इनो को पानी में डालते हैं तो उसके ऊपर से एक आवाज आती है। या कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोलने के बाद जब उसको हम किसी कंटेनर में डालते हैं तो एक आवाज आती है, धीरे धीरे हल्की हल्की सी आवाज आएगी। कोल्ड ड्रिंक एडवर्टीजमेंट में भी उस साउंड को हम लोग सुनते हैं, उसको सुनाई देता है। उस साउंड को इफरवेसेंस साउंड कहते हैं। तो इफरवेसेंस साउंड किस वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने की वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहां निकलेगा वहां इफरवेसेंस का प्रोड्यूस होगा, आपका साउंड प्रोड्यूस होगा। तो आप देखिए हमने H2SO4 लिया, डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड नहीं है। इसमें जिंक के ग्रेन्यूल को हमने डाला। जब जिंक के ग्रेन्यूल को डाला तो हमको जिंक सल्फेट मिल रहा है, साथ में पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हुए एक गैस निकल रही है, जिस गैस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस। दिस इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। और भी हम लोग देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको डीकंपोज करा, इसको हीट किया, इसको एनर्जी दी, इसको तोड़ा, हमको क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में हमको एक गैस निकल के आई जिसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना एक इफरवेसेंस साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसी केमिकल रिएक्शन के बताए। पहला हमने बताया चेंज इन स्टेट, दूसरा बताया हमने चेंज इन टेम्परेचर, तीसरा बताया हमने चेंज इन कलर, और ये आप चौथा देखे हो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ गैस। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर और है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो वो काफी लेंदी है, बहुत सारे प्रिसिपिटेट बनते हैं। कौन कौन से प्रिसिपिटेट बनते हैं, प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या है, उसके लिए मुझको अलग से 25 से 30 मिनट का एक लेक्चर लेना पड़ेगा। तब तक लिए मेरे पूरे लेक्चर को रिवाइज करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए हैं उसको सॉल्व करिए। हम नेक्स्ट लेक्चर कल आपको बताते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे प्रिसिपिटेशन के बारे में। अगली प्रॉपर्टी है वो काफी लेंदी है, इसलिए उसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।